बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम लोग यूनिट नंबर 12 ऑल्टरनेटिंग करंट, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। यूनिट नंबर 12 ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए, चार्जेस के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं करंट। अगर मैं आपसे कहूं कि करंट का ग्राफ बना दो, करंट का ग्राफ बना दो, तो करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बना दो, तो ग्राफ दो तरह का मिलता है। पहला ग्राफ इस तरह का मिलेगा, ऐसा, और दूसरा ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये दोनों ग्राफ करंट का है, ये भी ग्राफ करंट का है और ये भी ग्राफ जो है वो करंट का है। इस करंट में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान ऑल्टरनेट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये ऑल्टरनेट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इसलिए इस करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टर का लेते हैं ए और करंट का लेते हैं सी, तो बन जाता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर फ्लो के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, सब पॉजिटिव है, इसलिए इस करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट से लेते हैं डी और करंट से लेते हैं सी, तो ये हो गया डीसी, डायरेक्ट करंट। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है हमारे घरों में, यानी हाउस सर्किट में, हाउस सर्किट जो होता है, हाउस सर्किट किसको बोलते हैं? रेजिडेंट जो एरिया होता है जहाँ लोग रहते हैं, वहां पर जो सर्किट करंट का फ्लो इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें जो कनेक्शन बनती हैं, वायरिंग होती हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वो डायग्राम, वो सर्किट हाउस सर्किट कहलाता है। और हाउस सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट हम आपको सप्लाई करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वो है 50 हर्ट्ज, वो है 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 50 मरतबा वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आपके बॉडी में से टच हो जाए, गुजर जाए, हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी एक अच्छा कंडक्टर है, तो एक सेकंड में 50 मरतबा हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम करंट से दूर हो जाए। जैसे ही करंट हमारे बॉडी में से पास होता है, तो एक सेकंड में 50 मरतबा ये ऑप्शन हमें मिलता है कि हम उससे अलग हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम अलग, कभी करंट लगा होगा, ये और ये, अगर फर्ज करो कि डायरेक्ट करंट होता और वो आपके बॉडी में से पास हो जाए, तो वो आपको स्टिक कर लेता, जकड़ लेता, और उस वक्त तक आपके बॉडी में से करंट गुजरना बंद नहीं हो जाता जब तक आप इंसुलेटर ना बन जाते। अभी हम कंडक्टर है और हमारे जिस्म में कंडक्टर नाम की चीज क्या है? ब्लड। तो जब हम कंडक्टर से इंसुलेटर बनेंगे तो फिर डायरेक्ट करंट हमें छोड़ देगा, क्योंकि इंसुलेटर में से करंट पास नहीं होता। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट एक सेकंड में 50 मरतबा आपको दूर जाने की परमिशन देता है, डिस्कनेक्ट होने की परमिशन देता है, और हम उससे डिस्कनेक्ट ही होना चाहते हैं, यानी करंट से दोस्ती नहीं निभा सकते हम। तो घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए देते हैं कि अल्लाह ना करे गलती से हम हाथ लग जाए, जिसम में करंट गुजर जाए, तो हम अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो लाइफ को सेव करने के लिए हम घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है,
अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो होता है आई नॉट साइन थीटा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट मालूम करने का फॉर्मूला है। इसमें जो आई नॉट है ये पीक करंट है। ये क्या है? पीक करंट। थीटा एंगल है। थीटा बराबर होता है हमेशा ओमेगा टी के, और ओमेगा बराबर होता है, ये थीटा अगर हम यहाँ पहले पुट कर दें तो आई बराबर हो जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी के। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के, और 1 ओवर टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ये हो जाता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। अच्छा, इस यूनिट के अंदर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम की है और एमसीक्यूज कहीं से भी बन सकता है। 1 ओवर टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ भी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो करंट का एक और फॉर्मूला बना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का फॉर्मूला वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। इसमें जो वी नॉट है इसको पीक वोल्टेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। और पीक वोल्टेज का फॉर्मूला अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो याद रखोगे पीक वोल्टेज का फॉर्मूला जो है वो √2 टाइम्स ऑफ वी के बराबर होता है। √2 टाइम्स ऑफ वी। √2 का मतलब होता है 1.41। वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेंगे, अगर वैल्यू पूछे वोल्टेज देकर पीक वोल्टेज पूछे तो 1.41 वी इस्तेमाल कीजिएगा। √2 1.41 के बराबर होता है, और इसके एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत होते हैं। एक तो हम पीक वोल्टेज का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, और पीक वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं पूछेंगे तो हम वोल्टेज दे देंगे और पीक वोल्टेज की वैल्यू पूछेंगे। तो पीक वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल जो वोल्टेज गिवन होगा उसको 1.41 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो पीक वोल्टेज हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। राइट। अच्छा, फिर आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, तो R बराबर हो गया V ओवर I, तो V की जगह लिखा V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। I की जगह लिखा I नॉट साइन 2 पाई एफ टी, ये और ये कैंसिल, तो R बराबर हो गया V नॉट ओवर I नॉट के। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट हमें, यानी अगर किसी कंडक्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो पीक वोल्टेज ओवर पीक करंट का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। राइट। अच्छा, चलो ये हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, घरों में जो वोल्टेज, हाउस सर्किट में जो वोल्टेज सप्लाई होता है, जो नॉर्मल वोल्टेज है उसकी रेंज क्या है? वोल्टेज 220 वोल्ट से 240, यानी वोल्टेज वेरी करता है। यानी जितनी भी होम अप्लायंसेज हैं घरों में, ये जो भी बनती हैं 220 से 240 वोल्ट की रेंज के लिए बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज वेरी कर रहा है तो इसका मतलब है करंट भी वेरी करेगा, क्योंकि करंट से ही क्या प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज। तो इसका मतलब है करंट वेरी करता है हाउस सर्किट में। यानी हाउस सर्किट में करंट जो है ये वेरी करता है।
अब जब वेरी करता है तो वो करंट फिर हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो फिर जब वेरी कर रहा है तो फिर हम लोग यूज करते हैं एवरेज करंट। क्या यूज करते हैं? एवरेज करंट। तो याद रखिएगा, एवरेज करंट जो है, अच्छा ये बता दूं कि यहाँ पर यानी इस टॉपिक में हम जितनी भी बात कर रहे हैं सब ऑल्टरनेटिंग करंट की कर रहे हैं। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट की यहाँ पर कोई बात होगी ही नहीं। एवरेज करंट मालूम करने का ये फॉर्मूला होता है 2/पाई आई नॉट। 2/पाई आई नॉट ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है। तो अगर एमसीक्यू में इस फॉर्म में आंसर दे तो ये चूज करेंगे, लेकिन वो पॉइंट्स में भी दे सकता है। तो पॉइंट में भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज करने की इजाजत नहीं है। तो 2/पाई को सॉल्व करते हैं तो आता है 0.637 आई नॉट। ये एवरेज करंट मालूम करने का फॉर्मूला है, एवरेज करंट का। ठीक, इसी तरह अगर एवरेज वोल्टेज निकालें तो 2/पाई वी नॉट, तो ये हो जाएगा 0.637 वी नॉट। लेकिन नॉर्मली हम लोग वोल्टेज पूछेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली चैप्टर करंट का है तो वो करंट से रिलेटेड सवाल होते हैं। ठीक है, अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट, इफेक्टिव करंट को हम लोग आरएमएस करंट भी बोलते हैं, और आरएमएस करंट को हम लोग वर्चुअल करंट भी बोलते हैं। यानी इन तीनों का एक ही नाम है, ये जरा ध्यान पे रखिएगा। इफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट या आरएमएस करंट, तीनों में से वो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले मतलब होगा सेम। अब देखो होता क्या है कि करंट हम देते तो हैं, जैसे यह इस वक्त मैं लेक्चर आपको दे तो रहा हूं, लेकिन जितनी बातें मेरी आपको समझ में आ रही हैं या जितनी बातों का कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है, जो चीजें आपके दिमाग में बैठ रही हैं, इफेक्टिव तो सिर्फ वही है। बाकी उसका फायदा क्या हुआ? अगर मैं 1 घंटा आपको लेक्चर दूं और उसमें आपको फर्स्ट करो कि 10 मिनट की बात समझ में आई, अज्यूम 50 मिनट का तो जाया, तो वो लेक्चर देने का मेरा फायदा, वो तो इफेक्टिव ही नहीं हुआ ना। इफेक्टिव का मतलब वो जिससे आपको आउटपुट मिले। तो करंट हम पास तो करते, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा करंट इफेक्टिव हो। तो इफेक्टिव करंट मालूम करने का फॉर्मूला याद रखोगे, वो भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 1/√2 आई नॉट, यानी 0.707 आई नॉट। ये इफेक्टिव करंट मालूम करने का फॉर्मूला है। इफेक्टिव करंट बोलो, वर्चुअल करंट बोलो या आरएमएस करंट बोलो, ये जो वर्चुअल करंट, आरएमएस करंट, ये जो नाम रखा गया है, ये इसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे रखा गया है। लेकिन क्यों रखा गया है ये सब रीजन जानना भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इफेक्टिव करंट, आरएमएस करंट और वर्चुअल करंट, इन तीनों का मतलब हम एक ही लेंगे, और वो मालूम करने का फॉर्मूला है 1/√2 आई नॉट के, और 1/√2 पॉइंट में भी पूछा जा सकता है तो 0.707। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुनोगे, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं करंट एंड फेजर डायग्राम। पहले ये देखोगे, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर फेज से निकला है,
फेज कहते हैं एंगल को, फेज किसको कहते हैं? एंगल को। सही है। फर्स्ट करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, या ये करंट है, ये वोल्टेज है। अज्यूम, अज्यूम मैंने कहा इसको जरा डायग्राम में शो करो। तो आई और वी एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को कहते हैं फेज एंगल, फेज एंगल। और फेज एंगल, जब किसी डायग्राम में आप फेज एंगल को शो करो, किसको शो करो? फेज एंगल को, तो याद रखिएगा वो डायग्राम कहलाता है फेजर डायग्राम। फेज से निकला है फेजर, फेजर डायग्राम, ठीक है। ये वर्ड भी क्लियर है। अब एक वर्ड और क्लियर कीजिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या चीज? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। यानी फेज डिफरेंस जो है बिटवीन आई एंड वी, वो कितने का है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2 भी कहते हैं, पाई बाई 2 भी कहते हैं। सही है। ये भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अब 3 वर्ड की मीनिंग सीख लो पहले अच्छी तरह। 3 वर्ड की मीनिंग पहले सीखा हुआ है, इधर फिर बता रहा हूं। आर, रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, कंडक्टर में फ्लो करता है, तो कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स मिलकर उसके फ्लो को रोकता है। वो रोकने की सलाहियत क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। और जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टर बोलते हैं, पता है। लेकिन इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है? बताया था कि जब कोई कंडक्टर होता है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट जो होते हैं, मोशन में होते हैं। मोशन से काइनेटिक एनर्जी बनता है, काइनेटिक एनर्जी से हीट बनता है। वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ता है। वो जो डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है, समझ में आ गया? तो अगर फर्स्ट करो कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर, सही है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो बोलते हैं कॉइल के रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस तो सबका होता है, लेकिन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। एक चीज इस्तेमाल करते हैं, कॉइल। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉइल। ये कॉइल की प्रेजेंटेशन है, ये। इसके साथ ऑल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट करो, ये। एक कॉइल है तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ 2 कॉइल की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो हम लोग, एक ही कॉइल है तो इंडक्टेंस को एल से लिखते हैं। पता भी है, पहले ही बताया है। बताया नहीं? बताया, बताया, ठीक है। इंडक्टेंस को एल से लिखते हैं, ये कॉइल का रेजिस्टेंस है। अब सुनोगे ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट इसका क्या है।
कॉइल जो होता है ना, कॉइल ये खुद वोल्टेज क्रिएट करता है, ईएमएफ क्रिएट करता है। याद है ना फेराडेस का लॉ? हाँ याद आ गया, फेराडेस के लॉ में बात हुई थी। फेराडेस का लॉ, कॉइल की मूवमेंट होती है, ईएमएफ बनता है। तो कॉइल का अपना ईएमएफ होता है, अपना वोल्टेज होता है, ठीक है। फिर जब ऑल्टरनेटिंग करंट यहां से फ्लो करता है तो इसका अपना वोल्टेज, अपना करंट, इसका करंट, इसका अपना वोल्टेज। जब ये कॉइल में से गुजरने की कोशिश करता है तो कॉइल का जो अपना वोल्टेज है, समझो वो उसकी अपनी फौज है। एक फौज इधर से आई, एक फौज इधर इसकी अपनी थी। तो ये जब ये वाली फौज इसमें से गुजरने की कोशिश करती है तो ये कहता है कि आपको गुजरने की इजाजत नहीं है, ये रेजिस्ट करता है। और बड़ी पावर होती है इसके अंदर, क्योंकि अपनी फौज रखता है ये। तो इसकी जो रोकने की सलाहियत होती है ना, उसको कहते हैं इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? और इसका एक और नाम है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, मैं फिर समझाता हूं ये है क्या। देखो यहां से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, करंट है, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो कि वो एक फौजी है, सारे सोल्जर्स हैं। अब ये सब फ्लो होके जा रहा है और यहां पर पहुंचा तो इसको ये मिला, सारे फौजियों ने बोला इसमें से गुजरना है हमें, लेकिन इसकी अपनी फौज होती है। कॉइल अपना ईएमएफ खुद बनाता है, अपना करंट खुद बनाता है, तो इसका मतलब उसकी अपनी फौज भी है। तो जब ये फौज इसमें से गुजरने की कोशिश करती है तो ये रेजिस्ट करता है। तो कॉइल जो रेजिस्ट करता है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को याद रखोगे, डिनोट करते हैं एक्सएल से। एक्सएल से ये कॉइल का रेजिस्टेंस है। और एक्सएल याद रखोगे ये बराबर होता है ओमेगा एल के। ये एमसीक्यू में न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इंडक्टेंस दे देंगे, एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ लेंगे। ओमेगा अभी अभी मैंने बताया कि 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो एक और फॉर्मूला बन गया 2 पाई एफ एल। एल दे देंगे, एफ दे देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछेंगे तो ये फॉर्मूला, राइट। चलो दो चीजें सीख गए, एक आपने सीख लिया रेजिस्टेंस, एक आपने सीख लिया इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कॉइल का रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो सिंपल रेजिस्टेंस है इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और सीखें, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी। अच्छा, अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर किसको बोलते हैं? जो चार्ज स्टोर करता है, और जो चार्ज स्टोर करता है वो वोल्टेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे बैटरी चार्ज स्टोर करता है, वोल्टेज भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो मतलब इसका अपना वोल्टेज भी है, इसका अपना वोल्टेज भी है। तो बिल्कुल सेम फिनोमेना होगा, जब अल्टरनेटिंग करंट यहां से गुजरेगा तो इसकी अपनी फौज कहेगी तुम यहां से नहीं जा सकते हो। तो ये जो रेजिस्ट करेगा उसको भी इंडक्टेंस बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे कैपेसिटिव इंडक्टेंस।
कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर का, कैपेसिटिव कैपेसिटिव इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं एक्ससी से, एक्ससी से। देखो जो सिर्फ रिएक्टेंस होता है ना, रिएक्टेंस, उसको डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स से। इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो एक्स एल आ जाएगा, यानी एल बताएगा कि ये इंडक्टिव है। कैपेसिटिव है, कैपेसिटर है, तो सी लग जाएगा। और याद रखोगे एक्ससी रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। यार ये छोड़ दो, सिंपल ऐसे भी याद करो, ओमेगा सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओमेगा सी के। एक्स सी बराबर होगा किसके? 1 ओवर ओमेगा सी के। इसके और इसके दरमियान रिलेशन बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ ये देखो, अभी इस फॉर्म में रिएक्शन देखो, इसमें ही बताया था ना एक्सएल ओमेगा एल, और ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा सी, है इनवर्स सी। ये इंडक्टिव है तो एल है, ये कैपेसिटिव है तो सी है। और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पाई एफ, दिस इज सी। सही है? अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि आर का यूनिट, ये तो ओम है, ये क्या है? एक्स का यूनिट क्या है? रिएक्टेंस का यूनिट। रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कॉइल का या कैपेसिटर का, तो इसका यूनिट भी ओम है। लिख नहीं रहा, इंक डालना पड़ेगा। ओम है, यानी इसका यूनिट भी ओम और इसका यूनिट भी ओम है, राइट? यहां तक क्लियर? ठीक है, तो जरा पेन में पहले इंक डाल लेते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। यहां तक कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो पहले डिस्कस करो। ओके है, ठीक है।